हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप। वेलकम टू कॉमर्स विद नव, जहां हम क्लास 11th एंड 12th के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज को बहुत ही इजी और सिंपल बनाते हैं। ये चैनल आपका एक फुल ऑन स्टडी पार्टनर है ताकि आपको आपकी कॉमर्स की जर्नी थोड़ी आसान लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हम नेशनल इनकम कवर कर रहे थे। लास्ट 3 वीडियोस में हमने इसके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा और नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स देखे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाओ, वो वीडियोस देखो, वो कंसेप्ट अच्छे से समझो। उसके बाद ही आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर यानी कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने बहुत डिस्कस कर लिया कि नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, व्हाट इज जीडीपी, और इनके रिलेटेड एग्रीगेट्स देखिए, उनको कैसे सॉल्व करना है, सब देख लिया। अब जब हमें किसी देश की नेशनल इनकम फाइंड करनी है या कैलकुलेट करनी है, या हमें देखना है कि एक देश की जीडीपी क्या होती है, तो हम उसे कैसे देखेंगे, कैसे उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो जल्दी से अपने नोटबुक और पेन ले आओ, समझते भी रहो और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो ताकि एंड में जाके आपको रिवीजन टाइम कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपने जो भी कंसेप्ट्स कवर किए हैं या जो भी फॉर्मूला कवर किए हैं वो एक जगह आपकी अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हो, जिससे आप एग्जाम्स में उसे जल्दी से रिवाइज भी कर पाओगे और अच्छे से याद भी रख पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। यहाँ पे जनरली 3 मेथड्स होते हैं जो हम कवर करेंगे, कि 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड मेथड है इनकम मेथड और थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। जब आप ये 3 मेथड्स देख रहे हो तो आपके दिमाग में एक बार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ रहा होगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है कि इनकम एक सर्कुलर में, यानी कि 3 स्टेप्स में, 3 स्टेजेस में इनकम जो है रोटेट होती है। जो फर्स्ट फेज था वो था प्रोडक्शन फेज, नेक्स्ट जो था इनकम एंड थर्ड था एक्सपेंडिचर फेज। तो हम इसमें यही देखेंगे कि जो हमने कहा था कि 3 स्टेजेस में इनकम हमारी फ्लो करती है, तो हर एक स्टेज पे अगर हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। और ये याद रखना कि तीनों मेथड से जो भी आप आंसर निकालोगे, आपकी नेशनल इनकम हमेशा सेम ही आएगी। चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड से निकालो, चाहे आप इनकम से निकालो, चाहे आप एक्सपेंडिचर से निकालो, नेशनल इनकम सेम ही आएगी। रीजन यही है कि हम तीनों फेजेस पे देखते हैं कि इस फेज में कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी, दूसरे में कैसे होगी, तीसरे में कैसे होगी, लेकिन नेशनल इनकम तो सेम ही रहती है। तो वही जो मैंने आपको बताया कि तीनों मेथड्स में नेशनल इनकम जो आएगी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। और इंडिया में जो ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है, जो ये टास्क है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का कि कौन नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है स्पेसिफिकली इंडिया में, वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। ये एक अच्छे से याद रखना, बिकॉज 1 मार्क में एमसीक्यू में आपसे वो ये छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं, और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ये टास्क किसके पास है, वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास, सीएसओ। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट मेथड हमारा वैल्यू एडेड मेथड। जो वैल्यू एडेड मेथड है ना, ये प्रोडक्शन फेज में यूज होता है। मैंने आपको बताया ना 3 फेजेस होते थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो हमने पढ़े, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो प्रोडक्शन फेज है, अगर हम उस फेज में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इस फेज में यूज होता है। और वैल्यू एडेड मेथड को हम किस नाम से जानते हैं? वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, और कॉमोडिटी सर्विस मेथड भी कहते हैं। ये 5 नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स, अदर नेम्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। और ये भी आप अच्छे से नोट कर लो जहां भी आप नोट्स बना रहे हो। उसके बाद अब हमने देख लिया कि वैल्यू एडेड मेथड कौन से फेज में होगा, इसके अदर नेम क्या है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वैल्यू एडेड असल में है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि वैल्यू जो है उसमें कुछ एडिशन हुई तो क्या हुआ। इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। मतलब कि जब आपने कुछ प्रोड्यूस किया,
ठीक है। और रॉ मटेरियल में आपने वैल्यू ऐड की और उससे आपने कुछ ऐसा सामान बनाया जो अब मार्केट में जाके ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है या उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो इससे आपने क्या किया, आपने उस रॉ मटेरियल में एक वैल्यू ऐड कर दी। तो यही होता है वैल्यू एडेड। आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। आपकी एक बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, आप बिस्किट्स बनाते हो। अब बिस्किट्स बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल लेके आए, क्या क्या आपको चाहिए होगा बिस्किट बनाने के लिए? बिस्किट बनाने के लिए आपको मान लो व्हीट चाहिए, ठीक है। सेकंड आपको क्या चाहिए? आपको शुगर चाहिए, आपको ऑयल या घी चाहिए, ठीक है। और इस रॉ मटेरियल को आपने यूज किया और इससे आपने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जो बन के आए बिस्किट्स। इससे हुआ क्या, इससे इन तीनों रॉ मटेरियल जो है व्हीट, शुगर और ऑयल, इनकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब वो लोग बिस्किट्स के लिए आपको ज्यादा पे करेंगे एज कंपेयर टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अगर आप व्हीट बेचते या शुगर बेचते या ऑयल बेचते तो आपको मे बी इतना पे ना करते, वो एक पैक ऑफ बिस्किट के लिए आपको ज्यादा पे करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने रॉ मटेरियल में वर्क करके अपनी रेसिपी के साथ एक फाइनल प्रोडक्ट जब बनाया तो आपने उसकी वैल्यू में, उसकी कीमत में बढ़ावा कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड। आई होप कि अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वैल्यू एडेड हम निकालते कैसे हैं? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब कि हम कैसे देखेंगे कि हमने कितनी वैल्यू ऐड की? हमें पता तो होना चाहिए ना एज अ फर्म कि अगर मैंने बिस्किट बेचा तो मैंने कितना कमाया उसमें से। तो कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया कि आपने वो एक पैक जो बिस्किट का कितना बेचा, जो आपका आउटपुट बन के आया विच इज बिस्किट, वो आपने किस प्राइस पे सेल किया, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट, किस कीमत पे आपने बेचा, माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया, जो आपने रॉ मटेरियल यूज किया, जो व्हीट, शुगर और ऑयल आपने यूज किया, वो एक पैक ऑफ बिस्किट बनाने के लिए उसका आपको क्या खर्चा पड़ा, क्या एक्सपेंस पड़ा, उसे सब्ट्रैक्ट करोगे तभी बता पाओगे ना कि आपने कितनी वैल्यू ऐड कर दी। मतलब जिस प्राइस पे आपने उस बिस्किट को बेचा, लेस करोगे कि आप अपना खर्चा भी तो उसमें से निकालोगे ना, कि आपने कितना खर्चा उस पे लगाया रॉ मटेरियल को बाय करने पे, यूज करने पे, तो उस एक्सपेंस को माइनस करोगे। फिर आपके पास आएगा कि हाँ आपने इतनी वैल्यू जो है ऐड की प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो ये आपके पास आ जाएगा वैल्यू एडेड। अब हमने दो चीजें पढ़ी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम एक एक करके समझते हैं डिटेल में कि ये होता क्या है। एक बार शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया विद द एग्जांपल ऑफ दिस बिस्किट्स, बट एक बार फिर भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि असल में ये होता क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। वही कि जो आपने मार्केट में जाके गुड्स एंड सर्विसेज बेचे, यानी कि इस केस में जो आपने बिस्किट्स मार्केट में जाके बेचे, उनकी मार्केट में क्या वैल्यू थी, क्या सेलिंग प्राइस था, किस प्राइस पे आपने उसे बेचा, एक साल के अंदर अंदर, वो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्योंकि हम नेशनल इनकम यूजली एक साल की निकालते हैं, तो एक साल के अंदर अंदर आपने किस वैल्यू पे, किस प्राइस पे वो बिस्किट्स मार्केट में जाके बेचे, या कोई भी गुड एंड सर्विसेज जो आपने बनाया वो मार्केट में जाके बेचा, वो हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे मेजर करोगे कि आपकी वो बिस्किट्स की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? देर आर टू वेज। अगर आपने सारा आउटपुट, इंटायर आउटपुट एक अकाउंटिंग ईयर में बेच दिया, मतलब आपने इस साल 5,000 बिस्किट के पैकेट्स बनाए और 5,000 के 5,000 सारे सेल कर दिए, आपके पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, इज इक्वल्स टू सेल्स, कि जितनी आपने सामान बेचा उतना आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। मान लो एक बिस्किट का जो पैक था वो 20 रुपीज का था, तो 5,000 आपने बिस्किट्स के पैक बेचे, इंटू 20 करोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 1 लाख। तो आपकी सेल्स हुई 1 लाख की, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट भी आ गया 1 लाख, क्योंकि आपके पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, आपने जितने पैकेट्स बनाए उतने के उतने मार्केट में जाके सेल कर दिए। सेकंड केस,
अगर आपका सारा आउटपुट नहीं बिका एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब एक वो पर्टिकुलर ईयर के अंदर जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, आपके सारे बिस्किट्स के पैकेट नहीं सेल हुए या जितना भी आउटपुट था वो नहीं सेल हुआ, मान लो 5,000 बनाए, लेकिन उसमें से आप 4,000 सेल कर पाए और 1,000 अभी भी आपके पास रिमेनिंग पड़े हैं जो आप नेक्स्ट ईयर में सेल करोगे। तो इस केस में अब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कि कितनी आपने सेल्स की, सेल्स आपने 4,000 यूनिट की तो वो 4,000 इंटू 20 करोगे पैकेट का, प्लस कि आपका कितना स्टॉक चेंज हुआ। मतलब कि हो सकता है कि पिछले साल भी 500 पैकेट्स जो हो वो सेल ना हुए हो, और इस साल के एंड के अंदर अंदर आपके पास जो है 1,000 पैकेट्स अभी रिमेनिंग बचे हैं। तो चेंज इन स्टॉक क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कि आपके पास कितना स्टॉक एंड में बचा, विच इज क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग के साल के स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, 1,000 - 500 हो गया। कि स्टार्टिंग में आपके पास 500 पैकेट बचे थे, एंड में आपके पास 1,000 पैकेट बचे हैं और 4,000 आपने सेल कर दिए। तो 500 आपका चेंज इन स्टॉक है। तो प्लस उसे आप ऐड करोगे 500 इंटू, मान लो वो भी 20 पे है, तो ये आएगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक को अच्छे से ध्यान में रखना कि ये क्या कंसेप्ट है, और इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपको समझ आ गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा। दो केसेस थे, दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए। के बाद हम करेंगे इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस। मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू एडेड मेथड है उसे हम यूज करते हैं प्रोडक्शन फेज में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम हमारी इंडस्ट्रीज को या फैक्ट्रीज को किस बेसिस पे इन प्रोडक्शन यूनिट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि सारी इंडस्ट्रीज सिर्फ गुड्स ही मैन्युफैक्चर कर रही हो, मतलब बिस्किट्स या क्लोथ ही बना रही हो। कुछ हो सकता है सर्विसेज भी बना रही हो, कुछ एग्रीकल्चर में भी हो। तो हम इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन करते हैं 3 बेसिस पे। हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। ये आपने यूजुअली वैसे 9th-10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम शॉर्ट में दोबारा से देख लेते हैं कि ये सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो होता है ना, वो यूजुअली रिलेटेड होता है विद एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमें नेचर की तरफ से मिले हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। जब कोई फैक्ट्री या कोई प्रोडक्शन यूनिट इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी फार्मिंग या एग्रीकल्चर होती है, क्योंकि फार्मर क्या करता है, वो लैंड यूज करता है, जगह को यूज करता है। जगह हमने बनाई है नहीं, वो हमें किसने दी है, कुदरत ने दी है। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। तो जब किसान उस जगह पे काम करता है, फसल उगाता है और उसे मार्केट में जाके सेल करता है, कर तो वो कुछ प्रोडक्शन ही रहा है, लेकिन किसे यूज कर रहा है, वो किसी नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होगी। तो बेस्ट एग्जांपल इसमें जो आपको याद रखनी है वो है फार्मिंग की। उसके बाद आ गया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो अभी हमने एग्जांपल की बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री होगी, जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं किसी भी फिनिश्ड गुड्स में, वो आती है सेकेंडरी सेक्टर में। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर engaged in transforming one good into another। वही मैंने आपको बताया कि जो इंटरप्राइजेस या जो फैक्ट्रीज एक रॉ मटेरियल को दूसरे में कन्वर्ट कर देती हैं, वो आती है सेकेंडरी में। जैसे अभी बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई कि उन्होंने व्हीट, शुगर और ऑयल को यूज किया, मे बी मशीन, रेसिपी लगाई, लोगों ने काम किया और उसे कन्वर्ट कर दिया एक नए प्रोडक्ट में जो कि बन के आए बाहर बिस्किट्स। तो वो फैक्ट्री जो होगी वो एग्जांपल होगी सेकेंडरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर जब आए, आपको याद होना चाहिए सर्विसेज। ये गुड्स के साथ नहीं रिलेटेड, ये सर्विसेज के साथ रिलेटेड है। तो ये क्या करता है, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। तो इसमें वो प्रोडक्शन यूनिट्स आते हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कैसे? जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में कोई फाइनल गुड तो नहीं आ रहा। जब हम सामान को, जैसे मान लो मैं अपनी फैक्ट्री से सामान मैंने एक गोडाउन में लेके जाना है, तो जो मैं जिसकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ले रही हूँ, मान लो मैं खुद का मैंने ट्रक नहीं रखा हुआ, मेरा बहुत सामान जाता है, तो मैंने एक फर्म हायर की है जो मुझे वो ट्रक वगैरह सारा कुछ मेरा ट्रांसपोर्ट करती है, और मैं उसे उसके बदले में पे कर देती हूँ। तो वो ट्रांसपोर्टेशन फर्म मैंने हायर की हुई है।
लॉजिस्टिक वगैरह के लिए। तो ये सर्विसेज होगी ना, वो मुझे कोई फाइनल गुड नहीं बना के दे रहे, वो क्या कर रहे हैं, मेरा बना हुआ सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक लेके जा रहे हैं। तो ये होगी सर्विसेज। जैसे टीचिंग की आ गई, आई एम टीचिंग टू यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ ये कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, आप इसे टच नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो मैं करा रही हूँ आप इसे समझ के कुछ नॉलेज लोगे, इसे जाके फर्दर यूज कर पाओगे, तो ये टीचिंग भी क्या होगा, एक तरह की सर्विस हो गया। तो टर्शरी सेक्टर में जो आता है वो सर्विसेज आती हैं। तो तीन तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो क्लासिफाई की जाती हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब हमने सारा कुछ देख लिया कि वैल्यू एडिड होता है क्या है, कौन से फेज में यूज होता है, क्या फॉर्मूला है और इसकी क्या क्लासिफिकेशन है। तो अब हम इस मेथड को कैसे यूज करेंगे, इसके स्टेप्स है कि हम इसकी हेल्प से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देंगे और आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए, इनके पीछे लॉजिक पता होना चाहिए और आप अच्छे से जाके एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अब हमने जो तीन सेक्टर्स पढ़े, आपके दिमाग में तो आया होगा ना कि हम ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्यों कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में जो तीन सेक्टर्स हम कह रहे हैं है जो प्रोडक्शन करते हैं, वो तीनों सेक्टर की हम इंडिविजुअली देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर ने इस साल कितनी वैल्यू ऐड की, सेकेंडरी सेक्टर ने इस साल कितनी वैल्यू ऐड की, टर्शरी सेक्टर ने इस साल कितनी वैल्यू ऐड की। क्योंकि बात हो रही है प्रोडक्शन फेज पे नेशनल इनकम काउंट करने की, और प्रोडक्शन फेज में जो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है वो तीन ही तरह के सेक्टर्स है जो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्रोडक्शन फेज में आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो तीनों ने इस साल कितना सामान बनाया, कितनी वैल्यू ऐड की, पहले तीनों का इंडिविजुअली निकाल लेंगे, उन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जब जीडीपी एट एमपी आ गया तो नेशनल इनकम तो आप खुद इजीली फाइंड कर सकते हो। नेशनल इनकम मैंने आपको बताया था क्या होती है लास्ट वीडियो में। नेशनल इनकम इज एन एन पी एट एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एक बार वो एग्रीगेट समझ आ गए, जो मैंने आपको तीन फॉर्मूला वहां पे कराए थे, कौन कौन से, ग्रॉस नेट का, डोमेस्टिक नेशनल का, और थर्ड क्या करवाया था मैंने आपको, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का लॉजिक समझाया था और इनके फॉर्मूलाज बताए थे। और मैंने कहा था कि अगर आपको ये तीनों के लॉजिक समझ आ गए और फॉर्मूला एक बार समझ आ गए ना, तो आप कोई भी एग्रीगेट खुद फाइंड कर सकते हो। तो अब आपको जीडीपी एट एमपी अगर आ गया ना, और आपने मेरी वो पिछली वीडियो देख के वो चीज सीख ली है, तो इसके बाद मुझे आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि एनएनपी एट एफसी पे कैसे आना है, खुद ही कैलकुलेट कर लोगे और आपको ये स्टेप्स भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, बट मेक श्योर कि आपने वो पिछली वीडियो देखी है और अच्छे से वो कंसेप्ट समझे हैं। तो जीडीपी एट एमपी आ गया आपके पास, और आपने क्या फाइंड करना है, एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करेंगे, और मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लेस कर देंगे। तो हम सिंपली एनएनपी एट एफसी पे आ जाएंगे। और अगर डोमेस्टिक इनकम पूछी गई है तो वो एनडीपी एट एफसी है, उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कुछ भी नहीं करते। तो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी ही है कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको बेसिकली यही देखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीन सेक्टर हैं, तीनों के ग्रॉस वैल्यू एडेड को आपने निकालना है, उसे प्लस करना है, उससे आपके पास जीडीपी एट एमपी आता है। वहां से आपने नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारे स्टेप्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पिछली वीडियो देखी है तो ये आप अपने आप कर लोगे। तो मेन आपको यही दो पॉइंट याद रखने हैं। अब उसके बाद आ गया कि जब हम वैल्यू एडिट मेथड यूज करते हैं, क्या हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, व्हाट आर प्रिकॉशंस, किन किन चीजों को हमें ध्यान से समझ के चलना चाहिए इस मेथड को यूज करते हुए। तो देयर आर सम प्रिकॉशंस। जब हम ये मेथड को यूज करेंगे हमारे दिमाग में कुछ बातें होनी चाहिए, फिर ही हम इस मेथड को सही से यूज कर पाएंगे। पहले तो
इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हमने इंक्लूड नहीं करनी। मैंने जब आपको इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का कंसेप्ट करवाया था तो मैंने कहा था कि फाइनल गुड में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। तो अगर हम बार बार इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते। मतलब कि हम बिस्किट्स की वैल्यू को लेंगे, हम व्हीट की इंडिविजुअल वैल्यू, शुगर की इंडिविजुअल वैल्यू और ऑयल की इंडिविजुअल वैल्यू जो यूज हुए हैं वो बिस्किट्स बनाने के लिए, उसे नहीं लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड यानी कि बिस्किट्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में जरूर रखना है। दूसरा, परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो हम सेल परचेज करते हैं ना सेकेंड हैंड गुड की, उसे नहीं हम इंक्लूड करते। क्यों? क्योंकि पहले मैंने एक बार मान लो कार शोरूम से निकली, तो एक बार मैंने उस स्टेज पे उसकी वैल्यू को लिया नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं दोबारा से उसे शोरूम के बाहर आने के बाद यूज किया, मैंने मान लो उस कार को 5-10 साल, उसके बाद अगर दोबारा सेल कर रही हूँ, तो मैं 5 साल बाद उसकी वैल्यू दोबारा नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि 5 साल पहले एक बार उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में आ गई हुई है। कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बना, कोई नई गाड़ी थोड़ी बेच रही हूँ मैं। एक बार गाड़ी बनी, बिक गई, उसकी वैल्यू ऐड होगी नेशनल इनकम में। सेकंड हैंड गुड्स की परचेज एंड सेल को हम नहीं लेते। लेकिन कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज जो हमने पे की है, मान लो मैंने खुद डायरेक्ट सेल नहीं की, मैंने किसी ब्रोकर की हेल्प से या किसी कमीशन एजेंट की हेल्प से सेल करवाई, मैंने कहा कि तू मेरी ये गाड़ी बिकवा दे इतने में, मैं तेरे को इस पे मान लो 2% कमीशन दूंगी। तो जो 2% की कमीशन है उसे हम इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बंदे ने उस कमीशन या ब्रोकरेज पे ये चीज बिकवाई, उसका तो काम ही कमीशन और ब्रोकरेज लेना है। मान लो उसका बिजनेस ही ये कमीशन और ब्रोकरेज का है, तो कमीशन और ब्रोकरेज आती है सर्विसेज में, विच इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री। तो मैं सर्विसेज सेक्टर को भी इंक्लूड करती हूँ ना वैल्यू एडेड में, टर्शरी सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडेड को भी इंक्लूड करती हूँ। तो ये मुझे क्या दे रहा है? सर्विसेज। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। अगर कोई भी सर्विसेज मैंने प्रोड्यूस की है जो मैं खुद यूज कर रही हूँ, जो कि डोमेस्टिक सर्विसेज है, वो नहीं आएंगी। डोमेस्टिक सर्विसेज कैसे आ गई? जैसे हाउसवाइफ या गार्डनिंग सर्विसेज। जैसे आप देखते होगे आपकी मम्मा सारा दिन सुबह से लेकर रात तक काम करती है, तो क्या आप उनको कोई पे करते हो? नहीं। वो किस लिए काम कर रही है? अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, डोमेस्टिक। तो उनकी जो सर्विसेज हैं वो नहीं आएगी। उन अगर वो काम वो खुद ना करें, वो उसकी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हेल्पर्स लगाए हुए हैं, तो वो हेल्पर्स को आप पे कर रहे हो, तो वो इंक्लूडेड होगा। क्योंकि आप किसी बाहरले बंदे को कर रहे हो, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है। लेकिन जब आपके मम्मा वो सारा काम कर रहे हैं, आप उनको तो नहीं ना पे करते, क्योंकि वो खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहा है, क्योंकि जो भी वो बना रहे हैं वो खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो वो सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही गार्डनिंग, आपने घर में कोई गार्डन बनाया हुआ है, आप खुद ही गार्डनिंग करते हो रोज, तो क्या आप 1 महीने बाद पे करते हो कि मैंने 1 महीना अपने गार्डन की देखरेख की तो मैं अपने आप को इतना पे करूंगी? नहीं करते ना, क्योंकि वो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। सो वो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन कोई गार्डनर रखा हुआ है वो आता है, कोई माली रखा हुआ है वो आता है, हर महीने के महीने आप उसे पे करते हो तो वो आएगा। क्योंकि तब वो काम आप खुद नहीं कर रहे, सेल्फ कंज्यूम नहीं कर रहे, वो कोई सेकंड पर्सन आपके लिए काम कर रहा है, तो आप उसे उसकी सर्विसेज के लिए पे करते हो। तो जो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया है वो नहीं आएगा। लेकिन जो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इंक्लूड होगा। मतलब सर्विसेज नहीं इंक्लूड होंगी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट्स, जो गुड्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो इंक्लूडेड होंगी। इसमें किसकी एग्जांपल आएगी? फार्मर की एग्जांपल ले लो। जो फार्मर फार्मिंग करता है, मान लो उसके पास खेत है, वो व्हीट भी उगा रहा है, वो चावल भी उगा रहा है, और वो दाल वगैरह भी, ऐसे ग्रेन्स वगैरह भी उगा रहा है, ठीक है। उसमें से वो कुछ हिस्सा अपनी फैमिली के लिए रख लेता है, बाकी का वो सेल कर देता है। लेकिन जो उसने अपने लिए रखा, वो भी तो एक आउटपुट ही हुआ ना, उसके लिए भी तो उसे रॉ मटेरियल यूज करने पड़े होंगे, वो भी तो आउटपुट आया ना। हाँ, अगर वो मार्केट में बेच रहा तो उसे उसके पैसे भी मिलते, लेकिन उसने नहीं सेल किया, उसने अपने लिए रख लिया। और अगर वो वही प्रोडक्ट मार्केट में जाके लेता, अगर मैं बीट
या दाल चावल बाजार से जाके बाय करूँ तो पे करना पड़ेगा। तो आउटपुट तो इंक्रीज हुआ ना, उसने जो भी बनाया रखा जाए अपनी खुद की फैमिली के लिए, लेकिन एक बार आउटपुट जो उसने बनाया वो तो इंक्रीज हो गया ना, इसीलिए वो आएगा। और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू फार्मर खुद कैलकुलेट कर लेगा, मे बी वो मार्केट प्राइस ले ले या अपने अकॉर्डिंग वो प्राइस ले ले कि जितना उसे कॉस्ट लगी वो बनाने के लिए, तो वो वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ये इंक्लूड की जाएगी। ये दो पॉइंट्स ध्यान रखना, सर्विसेज नहीं होती और गुड्स इंक्लूड होते हैं। Imputed value of owner occupied houses should be included. मान लो कि मैं रेंट पे नहीं रहती, मेरा खुद का घर है, मैं रेंट तो नहीं पे कर रही कोई, क्योंकि मेरा अपना घर है, अपने घर का क्या रेंट पे करना होता है। लेकिन फिर भी मैं उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू कैलकुलेट करूंगी कि अगर मैं अपना घर मेरा ना होता, कहीं रेंट पे जाके रहती, तो मुझे कितना रेंट पे करना पड़ता। तो वो मैं कैलकुलेट करूंगी और उसकी जो वैल्यू है वो इंक्लूड होगी, बिकॉज ये अकोमोडेशन सर्विसेज होती हैं, जैसे हाउसिंग सर्विसेज होती हैं। अगर वही रेंट पे रहती तो मुझे रेंट पे करना पड़ता, लेकिन रेंट ना दे के मैं अपने घर में रह रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, मजे से रह रही हूँ, कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा, और वो मैं इंक्लूड करूंगी वैल्यू एडेड में। और इम्प्यूटेड वैल्यू कितनी हो सकती है, मे बी जो मार्केट में वैल्यू चल रही है। मान लो वो सेम घर अगर मैं मार्केट में जाके, वो सेम जगह मैं मार्केट में जाके अगर रेंट पे लूँ तो मुझे कितना रेंट पे करना पड़ेगा, उतनी आप इम्प्यूटेड वैल्यू ले सकते हो। मान लो कि सेम जितनी जगह में मैं रह रही हूँ उतनी जगह अगर मैं रेंट पे लूँ तो मुझे रेंट 50,000 पर मंथ देना पड़ेगा। तो 50,000 मैं एक बार इम्प्यूटेड वैल्यू ले लूंगी अपने खुद के घर की, जहां पे मैं रह रही हूँ। If sales are given, then exports are not included separately. अगर आपको टोटल सेल्स गिवन है ना, तो आप एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली नहीं लोगे। मतलब आपको बता दिया, जैसे मान लो सेल ऑफ वीट, जो वीट है हम इंडिया में भी बेचते हैं और बाहरले देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे ऐसे गिवन है सेल्स ऑफ वीट, तो मैं, और साथ में एक्सपोर्ट्स ऑफ वीट भी गिवन है, तो मैं सिर्फ सेल्स ऑफ वीट लूंगी। मैं ये अज्यूम करके चलूंगी कि इस सेल में एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और आप गलत कर आते हो, इसीलिए ध्यान से सुनो इसे। तो अगर सेल ऑफ व्हीट गिवन है तो मैं सेल ऑफ व्हीट लूंगी, मैं ये अज्यूम करके, मैं ये मान के चलूंगी कि उसमें एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, अलग से एक्सपोर्ट्स नहीं लूंगी। इफ इंटरमीडिएट परचेजेस आर गिवन, देन इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर आपको इंटरमीडिएट परचेजेस गिवन है कि जो आपने रॉ मटेरियल वगैरह बाय किए वो गिवन है, तो आप इंपोर्ट्स को अलग से नहीं लोगे। आप ये एज्यूम करके चलोगे कि जो आपने रॉ मटेरियल बाय किए वो लोकल भी किए, प्लस जो आपने बाहर से सामान मंगवाया विच आर योर इम्पोर्ट्स, वो भी इसी में इंक्लूडेड है। हो सकता है इंटरमीडिएट परचेजेस अलग गिवन हो, इम्पोर्ट्स अलग गिवन हो, लेकिन आपने इंटरमीडिएट परचेजेस लेना है, इम्पोर्ट्स को इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है स्पेसिफिकली डोमेस्टिक परचेजेस एंड इम्पोर्ट्स, तो आप दोनों को लोगे। तो आप ये ज्यूम करके चलोगे कि डोमेस्टिक परचेजेस मैंने लोकल बाय किया और इंपोर्ट जो मैंने बाहर से सामान मंगवाया वो है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट परचेजेस गिवन है उसका मतलब यही है, उसमें लोकल यानी कि डोमेस्टिक भी आता है और इंपोर्ट्स भी आते हैं, तो अलग से आप इन्हें नहीं लोगे। और ये पॉइंट्स को अच्छे से नोट करते जाओ साथ साथ में, एंड में जाके सब मिक्सअप हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, साथ साथ समझते जाओ और अपने वे में अपनी हैंडराइटिंग में लॉजिक साथ में लिखते जाओ। और सीरियसली प्रिकॉशियस रहना इनको लेके, वरना क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाना एग्जाम में। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, मैंने अभी आपको बताया ना कि डबल काउंटिंग हो जाती है कैसे, अगर हम एक आउटपुट को एक से ज्यादा बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि वीट, ऑयल और शुगर, ठीक है। मान लो ये रॉ मटेरियल लगे बिस्किट्स बनाने के लिए, मैं इनकी वैल्यू भी ले रही हूँ, मैं बिस्किट्स की वैल्यू भी ले रही हूँ। तो बिस्किट्स की वैल्यू में तो ऑलरेडी इनकी वैल्यू इंक्लूडेड है, तो फिर दो बार वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। मतलब एक बार मैंने अलग से इनकी कॉस्ट ले ली, इनका वैल्यू ले लिया, प्लस मैंने बिस्किट्स की वैल्यू ले ली जिसके अंदर ऑलरेडी इनकी वैल्यू इंक्लूडेड है।
तो फिर ये तो 2 बार काउंटिंग हो गया ना। तो डबल काउंटिंग यही होता है कि जब हम किसी आउटपुट को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजरता है। ये डिफरेंट स्टेजेस हुई, ये फर्स्ट स्टेज हुई जहां पे रॉ मटेरियल था, फिर ये सेकंड स्टेज हुई जहां पे फिनिश प्रोडक्ट बना। तो जब कोई मटेरियल एक से ज्यादा स्टेजेस से या स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजरता है और उसकी वैल्यू हम बार बार ऐड करते जाते हैं, तो वो हो जाती है डबल काउंटिंग। अब हम इस डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड करेंगे, वो देखते हैं। एक तो फाइनल आउटपुट मेथड जो मैंने अभी आपको बताया कि जो फाइनल आउटपुट आया उसकी वैल्यू ले लो। जैसे कि बिस्किट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो ले लो, व्हीट शुगर ऑयल को छोड़ दो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बिस्किट्स में ऑलरेडी उनकी वैल्यू इंक्लूडेड है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि फाइनल आउटपुट की वैल्यू ले ली। सेकंड हो गया कि वैल्यू एडेड मेथड आपने लिया। वैल्यू एडेड क्या था, जो वैल्यू ऑफ आपके पास आउटपुट आया माइनस आपने कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि जितने पे आपने बिस्किट्स बेचे उसमें से लेस करो कि जो आपने रॉ मटेरियल वगैरह यूज किए थे उनकी जो कॉस्ट थी उसे लेस करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा वैल्यू एडेड मेथड। ये 2 तरीके होते हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। बहुत ही सिंपल मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। पहले समझो वैल्यू एडेड मेथड कौन सी स्टेज पे यूज होता है, क्या फॉर्मूला है, और इसमें नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 सेक्टर्स होते हैं, उनकी जीवीए को ऐड करते हैं, हमारे पास आता है जीडीपी एट एमपी। वहां से आप नेशनल इनकम एनएलपी एट एफसी पे खुद जा सकते हो अगर आपको रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला कंसेप्ट आता है। उसके बाद हमने कुछ प्रिकॉशंस देखी, 7 पॉइंट्स देखे, तो बहुत इजी पॉइंट थे। उसके बाद हमने देखा कि डबल काउंटिंग क्या होती है और हम इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके 2 तरीके देखे, एक फाइनल आउटपुट मेथड और एक वैल्यू एडेड मेथड। दिस इज वेरी सिंपल। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम और अच्छे से इसे समझ पाए। ये है क्वेश्चन फर्स्ट। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। एक इकोनॉमी में 2 फर्म्स हैं, मतलब एक इकोनॉमी में ए एंड बी 2 फर्म्स हैं, और आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, कितनी वैल्यू ऐड की फर्म और ए एंड बी में, और जीडीपी एट एमपी। तो आपको ध्यान होगा कि वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और जीडीपी एट एमपी तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। अब हम देखते हैं कि ये क्या बेचते हैं। जरूरी तो नहीं कि तीनों सेक्टर्स आए, अगर ये ही 2 फर्म्स है तो हो सकता है वो एक ही सेक्टर की हो, तो वो देख लेते हैं। आपको गिवन है एक्सपोर्ट्स कितनी की फर्म ए ने, इंपोर्ट्स कितनी की। उसके बाद सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग से गिवन है, उसके बाद हाउस होल्ड को कितनी सेल की वो गिवन है। उसके बाद सेल्स टू फर्म ए बाय बी की, बी ने ए को कितनी सेल की और ए ने बी को कितनी सेल की, और बी ने हाउस होल्ड्स को कितनी सेल की, वो आपको सारा गिवन है। ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं पहले तो वैल्यू एडेड। पहले हम करेंगे वैल्यू एडेड। पहले हम ए का केस करेंगे, ए फॉर्म का। ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। तो अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया, जो आपने सामान बेचा वो क्या क्या था। एक तो सेल्स होगी, कौन सी सेल्स, सेल्स टू हाउस होल्ड, जो उसने हाउस होल्ड को सेल्स की, तो ये आ गया सेल्स टू हाउस होल्ड्स, प्लस और कुछ इसने बेचा। हाउस होल्ड हो गया जो हमारी फर्म में रहते हैं लोग, उनको क्या बेचा। ठीक है। दूसरा इसने क्या किया, एक्सपोर्ट्स किया, सामान को बाहर भी बेचा। यहाँ पे एक्सपोर्ट्स इसीलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने सिंपल सेल्स नहीं लिखा, यहाँ पे इसने लिखा सेल्स टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड होता है अपने लोकल लोगों को ही जो बेचा। अगर सेल्स टू हाउस होल्ड ना होता, ओनली सेल्स होता, तो हम एक्सपोर्ट्स नहीं लेते, सेल्स कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया सेल्स टू हाउस होल्ड, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे। ठीक है। प्लस एक्सपोर्ट्स कर दिया। ठीक है। और कुछ इसने बेचा, हाँ बेचा, सेल्स टू फर्म बी बाय ए, ए ने बी को सामान बेचा, तो जो इसने बी फर्म को सामान बेचा वो भी तो आएगा ही ना, हुआ तो ये उसका आउटपुट ही, तो आएगा एडेड करोगे सेल्स टू बी। अब और कुछ इसने बेचा किसी को, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बेचा, नहीं बेचा। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया कि इसने क्या खर्चा किया रॉ मटेरियल्स पे। तो क्या क्या खर्चा किया,
पहले तो इंपोर्ट्स, इसने बाहर से मान लो रॉ मटेरियल मंगवाया होगा तो इंपोर्ट्स किए, तो आएगा इंपोर्ट्स करोगे आप प्लस इंपोर्ट्स बाय ए, सेल्स टू फर्म ए बाय बी, कि बी ने ए को सामान बेचा, कि ये इसका क्या मतलब हो गया कि बी फर्म ने अब ए को सामान बेचा। मान लो कि ए फर्म ने भी बी से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा होगा, तो वो भी तो इसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट आ गया ना, तो आएगा माइनस परचेज फ्रॉम बी। ठीक है, ये आएगा आपके पास। उसके बाद क्या आ गया, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी, तो वो फर्म बी में आएगा, इधर नहीं आएगा, तो ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। इस वे से अब आप वैल्यूज को ऐड करोगे, अब आप इसमें वैल्यूज डालोगे और इसे सॉल्व कर लोगे। इट्स 90 प्लस 40 प्लस 20 माइनस 50 माइनस 30, ये आपके पास आ जाएगा कैलकुलेट करके 70 लाख वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं फर्म बी के केस में वैल्यू एडेड कितना आएगा। सेम फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आएगा, इसकी सेल्स, इसके एक्सपोर्ट्स। तो इसमें देखो इसने क्या सेल किया, सेल 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 बी की, ये सेल्स टू फर्म ए बाय बी, जो बी ने ए को सामान बेचा, इसकी सेल्स होगी ना ये, तो ये आएगा इसमें सेल्स टू ए। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सेल्स टू हाउस होल्ड भी इसने किया था, सेल्स टू हाउस होल्ड्स माइनस इसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन में अब क्या आएगा, ये था सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी। इसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या इसके इंपोर्ट्स वगैरह गिवन है, नहीं, इसमें एक ही चीज की है, सेल्स टू बी बाय फर्म ए, कि बी ने ए से सामान खरीदा, मतलब कि इसका मतलब ये था कि ए फर्म ने बी को सामान बेचा, तो अगर बी को बेचा तो बी ने मतलब ए से सामान खरीदा, तो जो इसने सामान उससे खरीदा वो इधर आएगा माइनस परचेजेस फ्रॉम ए, तो ये आपका आएगा 30 प्लस 60 माइनस 40 विच इज 50 लाख। तो ये आ गया ए का वैल्यू एडेड एंड बी का वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड तो दोनों का अलग अलग हो सकता है, बहुत इजी है। कंफ्यूज ना आप वहीं पे हो जाओगे, एक तो सेल्स वाले पॉइंट में कि एक्सपोर्ट लेने हैं या नहीं लेने, वो मैंने बता दिया कि हाउस होल्ड स्पेसिफिकली मेंशन है, इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पॉइंट को आपने कंसीडर किया। उसके बाद ये जो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है ना, ये कंफ्यूज करते हैं, तो इसे ध्यान से समझना कि किसने किसे परचेज किया, किसने किसको बेचा, उस हिसाब से इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा या इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा, वो डिफाइन हो जाएगा, और उस वे से आप इनकी वैल्यूज लोगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास वैल्यू एडेड आ गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा था जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करोगे, तो ये क्या आएगा, वैल्यू एडेड बाय ए प्लस वैल्यू एडेड बाय बी। हमने क्या कहा था, जीडीपी एट एमपी क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। तो यहाँ पे तो हमें कहा है कि एक कंट्री में है ही दो फर्म्स, तो अगर फर्म्स ही दो हैं तो हम कहाँ से सारे सेक्टर्स ले आएंगे, तो क्या पता ये कौन से सेक्टर्स की है, हमें तो सिंपली इनका जो वैल्यू एडेड आया उसे ऐड करना है, और हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा 120 लाख। तो ये था आपका आंसर। तो ये था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। आई विल ट्राई कि मैं आपके उस डाउट को अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ। तो इसके साथ ही हमारा वैल्यू एडेड मेथड खत्म होता है। अब हम देखेंगे सेकंड मेथड जो है इनकम मेथड की, हम इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू this method, all incomes that accrue to factors of production by way of wages, profits, rent, interest are summed up to obtain the national income. Very easy। मैंने कहा वो प्रोडक्शन फेज में यूज होता है वैल्यू एडेड, सेकंड इनकम फेज में यूज होता है। तो इनकम फेज में हमने क्या कहा था, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से, लैंड,
लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इकोनॉमिक्स में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो हम यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। इनको हम क्या पे करेंगे, इनके लिए क्या इनकम होती है? लैंड के लिए इनकम होती है रेंट, लेबर को जो हम वेजेस एंड सैलरीज देते हैं, ठीक है। कैपिटल पे आता है इंटरेस्ट या डिविडेंड, उसके बाद इंटरप्राइज को हम देते हैं प्रॉफिट। तो ये इनकम हम किसको पे करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प की प्रोडक्शन में, तो इसीलिए हम उनको उनका बनता हिस्सा देते हैं। तो जब हम इन चारों को ऐड कर देते हैं, रेंट को, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो हम उन्हें एज अ इनकम देते हैं, तो इसकी हेल्प से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाते हैं इनकम मेथड से। दिस इज एज सिंपल एज दिस। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं फैक्टर ऑफ इनकम के। यही जो मैंने आपको बताए, यही है। फर्स्ट वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि हम एम्प्लॉयज को क्या पे करते हैं, वही वेजेस एंड सैलरीज जो मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये है कि हम एम्प्लॉयज को क्या अमाउंट पे करते हैं। मतलब एक एम्प्लॉयर, जहां पे आप काम कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर आपको क्या पे करता है जब आपने उसके लिए काम किया, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज वगैरह की वहां पे, आपको वो क्या क्या पे कर सकता है आपका एम्प्लॉयर। फर्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ये तो मैंने आपको बताया वेजेस एंड सैलरीज होती है। तो वो आपको कैश में भी पे कर सकता है। मान लो कि आपकी 50,000 पर मंथ की सैलरी है, तो आपको कैश में 50,000 दे रहा है। या वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब कि कैश तो दिया दिया, मान लो 50,000 सैलरी बनती है, तो उसने कहा 30,000 मैं कैश दूंगा, बाकी के जो 20,000 है वो मैं एज एन रेंट, आपका जो आपका बन रहा है, मान लो आप रेंट पे रह रहे हो, उसका पे कर दिया, या मेडिकल सर्विसेज दे दिया, या इंश्योरेंस वगैरह करवा दिया, कोई एजुकेशनल फैसिलिटी आपके बच्चों वगैरह को दे दी, तो इन काइंड वैसे दे दिया, कैश में नहीं पे किया। तो वो हो गया। थर्ड वन इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपके पीपीएफ वगैरह में, प्रोविडेंट फंड में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं। जैसे मान लो 50,000 आपकी सैलरी है, तो वो आपको 50,000 नहीं पे करते, उसमें से कुछ अमाउंट कट करके आपके प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करवाते रहते हैं हर मंथ, ताकि जब आप रिटायर होगे आपको वही अमाउंट विद इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ स्कीम्स ना सरकार ने एम्प्लॉयज के फायदे के लिए चलवाई हुई है। और जब एम्प्लॉयर्स भी आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा उन स्कीम्स में डिपॉजिट करवाता रहता है आपके लिए ही, तो वो भी आपकी वेजेस एंड सैलरीज का पार्ट ही होती है, क्योंकि एट द एंड तो वो चीजें आपको ही मिलनी है ना। तो वो भी आपकी वेजेस एंड सैलरी का ही पार्ट हो जाती है, आपकी कंपनसेशन का पार्ट हो जाती है। उसके बाद सेकंड आता है रेंट एंड रॉयल्टी। जो मैंने बताया कि लैंड पे हमें क्या मिलता है, या रेंट मिलता है या रॉयल्टी मिलती है। रेंट क्या है? जो हमें मिलता है बिकॉज वी आर द ऑनर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब कि मैं ऑनर हूँ इस घर की, लेकिन मेरे पास 2 घर हैं, एक में मैं खुद रह रही हूँ, दूसरा मेरे को नहीं चाहिए, पर मैं उसकी मालिक हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही पड़ा पड़ा बेकार ना हो जाए, मैं क्या करती हूँ, इसे रेंट पे दे देती हूँ कि कोई और रह लेगा और मैं महीने के महीने उससे रेंट ले लूंगी। तो वो मेरे पास आ गई रेंटल इनकम। तो वो क्या हो सकता है, इज इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट भी होगा और इम्प्यूटेड भी होगा। एक्चुअल रेंट, जैसे 2 घर है जो मैंने एक रेंट पे लोगों को दिया हुआ है, वो तो एक्चुअल रेंट है, क्योंकि वो असल में मैंने रेंट पे दिया हुआ है, मैं हर महीने उनसे मान लो 50,000 का रेंट ले रही हूँ। इम्प्यूटेड रेंट हो गया कि जिस घर में मैं खुद रह रही हूँ। मैंने कहा ना इम्प्यूटेड भी हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर वो घर मेरा ना होता, मैं किसी किराए के मकान में रह रही होती, तो मुझे रेंट पे करना पड़ता। सो इम्प्यूटेड रेंट भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास रेंट इनकम आ जाती है। इम्प्यूटेड रेंट जो होता है वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस का होता है, जहां पे हम खुद रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी वो इनकम होती है जो हमें मिलती है अगर, जब हम लीजिंग राइट्स देते हैं ऑफ सब ऑयल एसेट्स। मतलब हम कहते हैं ना कि मुझे इसकी इतनी रॉयल्टी आई। रॉयल्टी होता है कि जब हम किसी को लीजिंग राइट्स दे देते हैं, उस पे जो हमें वो पे करता है, वो होती है रॉयल्टी। जैसे इसकी एग्जांपल है कि मैं किसी मिनरल डिपॉजिट्स की मालकिन हूँ। मतलब एक मेरे पास जगह है, मैं उसकी मालकिन हूँ, वहां से आप आयरन को या कोयला वगैरह या फिर आप नेचुरल गैस वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसे कहा कि तू यहाँ से ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता है, निकाल सकता है, लेकिन मुझे उसके बदले में महीने का 1 लाख चाहिए, क्योंकि जगह तो मेरी है ना, यूज तू कर रहा है, जो निकाल रहा है तू निकाल रहा है, और तू अपने
अपने पर्पसेस के लिए उसे यूज कर रहा है। मुझे नहीं पता, जो मर्जी कर, मुझे 1 लाख चाहिए क्योंकि तू मेरी जगह में से वो चीजें निकाल रहा है, तो मैंने उसे लीजिंग राइट्स दे दिए, वो होगी रॉयल्टी। तो इसे भी हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज अ अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू अ प्रोडक्शन यूनिट। जब हम लोन पे, जैसे बैंक से लोन पे पैसा लिया और वो पैसा हमने यूज किया प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए, और बाद में उसे हम ब्याज दे रहे हैं बैंक को उस लोन पे, हर साल मान लो 12% ब्याज दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? इट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉफिट जो होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर, जिसने जो वो आइडिया लेके आया काम करने का और उसने काम किया, गुड्स एंड सर्विसेज बनवाए और मार्केट में सेल किए, तो सेल करने के बाद जो सारे एक्सपेंसेस निकाल के जो प्रॉफिट बचता है ना, उसका हम कुछ हिस्सा एंटरप्रेन्योर को भी देते हैं, क्योंकि उसने अपनी एफर्ट्स, टाइम लगाया और ये सब कुछ किया, तो ये हम प्रॉफिट उसे पे करते हैं। तो प्रॉफिट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। मैंने आपको कहा ना कि प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमारा टैक्स में पे हो जाता है, क्योंकि हमें टैक्स भी तो पे करना पड़ता है ना। अगर हमारी कंपनी है तो हमें सरकार को टैक्स भी तो पे करना है, तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा टैक्स में निकल जाता है। कुछ में से हम डिविडेंड पे कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। कुछ हम पैसा रख लेते हैं एज ए रिटेन्ड अर्निंग्स की हम फ्यूचर में यूज करेंगे किसी भी पर्पसेस के लिए, तो वो हमारी होती है रिटेन्ड अर्निंग्स। मे बी फॉर एक्सपेंशन के लिए हमने रख लिया, तो रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया जो पैसा हमने किसी में बांटा नहीं, एक बार फॉर्म के अंदर ही रख लिया। तो प्रॉफिट में ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। कई बार वो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट ना दे के ये तीनों चीजें दे देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रॉफिट तो है ही नहीं। नहीं, प्रॉफिट है। रिटेन्ड अर्निंग्स भी प्रॉफिट का हिस्सा ही है क्योंकि वो प्रॉफिट में से रखी गई है। डिविडेंड भी प्रॉफिट का हिस्सा है क्योंकि डिविडेंड तभी दिया जाता है अगर फर्म को प्रॉफिट होता है। और कॉर्पोरेट टैक्स भी प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। उसके बाद आ गया मिक्स्ड इनकम। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, barbers, and unincorporated enterprise like retailers या small shopkeeper। मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उन्हें हम पे करते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये चारों मैंने ऊपर आपको समझा दिया और ये मैंने आपको पहले भी कहीं ना कहीं बताए हुए हैं, तो आपको इजीली समझ आ गए। तो अब ये मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम ये होता है कि जो इनकम मैंने खुद कमाई है, जैसे कोई फार्मर है, वो लैंड पे काम कर रहा है, अनाज वगैरह उगा रहा है, उसे बेच के आ रहा है। ठीक है। जो उसने इनकम अब उससे कमाई है, जो उसे उससे पैसा आया है, वो उसकी अपनी मेहनत का ही पैसा आया है ना, उसके अपने लिए आया है। या फिर कोई स्मॉल शॉपकीपर है, मेरी एक छोटी सी दुकान है, मान लो मैं वहां पे कोई कन्फेक्शनरी का काम कर रही हूँ, छोटी सी दुकान है, कन्फेक्शनरी का काम कर रही हूँ, किसी से कोई लोन नहीं लिया हुआ, कोई मैं रेंट नहीं दे रही, मेरी खुद की दुकान ही है, खुद ही मैं काम कर रही हूँ, कुछ ज्यादा एम्प्लॉयज भी नहीं है, क्योंकि जो छोटी दुकानें होती है ना, वहां पे एम्प्लॉयज भी जनरली कम होते हैं या फिर नहीं होते। वहां पे जो कन्फेक्शनरी का सामान बेच के मैं कमा रही हूँ, तो मेरा वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, क्योंकि छोटी सी दुकान है, ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो लगे नहीं हुए। तो वहां से जो इनकम आएगी वो मिक्स इनकम का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि मैंने खुद ही काम किया और वहां से इनकम जनरेट की, तो वो आ जाता है मिक्स्ड इनकम। हम इससे नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड से, ये देखते हैं। सबसे पहले तो ऊपर जो मैंने आपको पांचों के पांचों फैक्टर्स बताए आप ऐड कर दोगे। कंपनसेशन, इसमें आपको बता दिया 3 चीजें आती हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान रखना, कई बार वो दे देते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉय भी होते हैं ना, जो वर्कर्स भी होते हैं, वो भी खुद कई बार ना अपने लिए कोई ऐसी जो सरकार ने स्कीम निकाल लिया उसमें अपनी सैलरी में से पैसा डिपॉजिट करवा देते हैं, तो वो तो उनको सैलरी ऑलरेडी पे कर दी, अब वो उसमें से आगे पैसा जमा करवा रहे हैं, तो वो पार्ट नहीं होगा, क्योंकि अब उसके लिए उन्होंने कोई सर्विसेज पे नहीं की, वो तो अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा निकाल रहे हैं। मे बी उनको फ्यूचर में कोई बेनिफिट हो, हम सिर्फ एम्प्लॉयर्स का ही लेंगे यहाँ पे। उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ये जो मैंने आपको अभी 5 ऊपर कंपोनेंट्स करवाए।
ठीक है, ये ऐड करोगे, आपके पास आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी, और एनएनपी एट एफसी पे जाने के लिए आप एनएफआई उसमें ऐड कर दोगे। तो ये हो गया आपका इनकम मेथड, बहुत सिंपल है। बच्चों को ना यूजली मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ ऐसे लॉजिकली चीजों को समझ रहे हो ना, तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। और प्रिकॉशंस इसमें भी है, कौन सी प्रिकॉशंस, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है पिछली वीडियोस में। वो इनकम जिसके लिए हमने कोई काम नहीं किया लेकिन फिर भी आ रही है, जैसे स्कॉलरशिप या पेंशन आ गई या कोई डोनेशन आ गई, इसके लिए हम कोई प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहे, कोई डोनेशन आई मेरे को या चैरिटी आई, इसके लिए मैं कुछ प्रोडक्टिव बना नहीं रही, लेकिन फिर भी वो मुझे पे कर रहे हैं अंडर दिस ओल्ड एज पेंशन, तो ये सारी इनकम नहीं आती। रीजन यही है कि कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस वगैरह नहीं दी जा रही। उसके बाद सेकंड हैंड गुड्स नहीं आएगा, ये मैंने ऊपर आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वो ओरिजिनली जो उनकी सेल हुई थी वो ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। तो बहुत से पॉइंट्स तो इनमें मिक्स ही हो रहे हैं, जैसे इसमें अलग पॉइंट जो आया ट्रांसफर इनकम का आया, क्योंकि ये इनकम के साथ रिलेटेड है। और जो सेकंड हैंड गुड्स का है, मैंने कहा इनकम जो वहां से है, ये पॉइंट हमने ऊपर भी कवर किया, वहां पे हमने वैल्यू एडेड की बात की, यहाँ पे हमने इनकम की बात की। तो इनकम ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं आएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जो हम शेयर्स बेचते हैं शेयर मार्केट में जाके, या बॉन्ड्स बेचे या डिबेंचर बेचे, ये भी नहीं आएगा नेशनल इनकम में, क्योंकि ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। मान लो कि मेरा डीमैट अकाउंट है, मैं वहां पे शेयर वगैरह बेचती खरीदती हूँ, तो मैंने शेयर सेल किया, आपने खरीदा, आपने आगे सेल किया, किसी और ने बेचा, तो यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बन रही, ये तो हम जस्ट शेयर्स को या बॉन्ड्स को ही आपस में खरीद बेच रहे हैं, और जो हमें प्रॉफिट बन रहा है उसे हम अपनी इनकम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं हम बना के बेच रहे अपनी इकोनॉमी में। वो तो जस्ट हम मार्केट के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग सेल परचेज कर रहे हैं शेयर्स की। तो ये इसमें नहीं आएगा, रीजन यही है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में नहीं जा रहा। विंडफॉल गेन्स, जैसे कि अगर आपको कोई इनकम आई लॉटरी, आपने कोई लॉटरी की टिकट भी खरीदी थी, आपकी लॉटरी निकल गई, या कोई हॉर्स रेस में पार्ट लिया था, वहां पे आप जीत गए, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं है। लॉटरी जीत गए, आपने कोई काम थोड़ी किया, मान लो आपको 25 लाख की लॉटरी लगी, आपने 1,000 रुपए की टिकट खरीदी थी लॉटरी की और 25 लाख की लॉटरी निकल गई, तो वो 25 लाख कमाने के लिए क्या आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचे? क्या हमारी कंट्री को, हमारे इंडिया को उस 25 लाख का फायदा हुआ? नहीं, क्योंकि आपने कुछ बना के बेचा ही नहीं है, तो आपकी लॉटरी लगी है, तो ये कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज तो हुई नहीं, तो हम इसे नहीं लेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम में हमेशा प्रोडक्टिव चीजें ही आती हैं जो हमारी सोसाइटी की ग्रोथ में, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं, और कोई चीजें नहीं आती, तो ऐसे कोई भी गेन्स नहीं आएंगे। उसके बाद इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड, ये मैंने अभी आपको ऊपर करवाया कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेज हो गए, जहाँ पे हम खुद रह रहे हैं, या फिर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, ये सारे क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। तो ये हमने अभी लॉजिक के साथ समझ लिया। उसके बाद पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स लाइक डेथ ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो कोई भी पेमेंट जो हम पास्ट सेविंग्स में से दे रहे हैं, जैसे कोई गिफ्ट टैक्स दिया या कोई इंटरेस्ट टैक्स दिया, मतलब पुरानी कोई सेविंग्स थी या पुराना कोई वेल्थ वगैरह हमारे पास थी, उसमें से हमने ये सारी चीजें अगर पे की हैं, तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, बिकॉज वो पास्ट में हुई थी, करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि जो हम नेशनल इनकम निकालते हैं वो हम एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की निकालते हैं, 1 ईयर की निकालते हैं, तो अगर ये पास्ट की चीजें हैं तो वो पास्ट में ही उनका कुछ ट्रीटमेंट हुआ होगा, करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो नहीं आएंगी इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, बस यही था इसमें इनकम मेथड में, इसका मीनिंग जो मैंने आपको बता दिया, कंपोनेंट्स जो बहुत इजी हैं आपको पहले से ही पता थे, उनको थोड़ा और डिटेल में मैंने इसमें बता दिया, और स्टेप्स आपने देख लिए, और साथ में इसकी हमने की प्रिकॉशंस। अब हम करें एक क्वेश्चन अच्छे से,
उन्होंने आपसे क्या पूछा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करो, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करो। नेक्स्ट आपको पार्ट में गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालो। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालो। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली लिख दे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो इस मेथड से, वो ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आप कवर अप कर जाओगे। और आपको क्या गिवन है, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी। तो आपने किस पे जाना है, जीडीपी एट एमपी पे। मतलब आपने जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, जीएनपी एट एफसी गिवन है तो कैसे करोगे, ग्रॉस है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस कर दोगे। और मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्मूला। अब आप देखो इसमें से क्या गिवन है आपको। क्या आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, तो निकाल लो। तो ये आप नहीं निकाल सकते, अगर ये नहीं निकाल सकते तो फिलहाल आप जीडीपी या टेम्पी भी नहीं निकाल सकते। अब हम देखते हैं कि और कुछ जो हम निकाल सकते हैं। देखोगे आपको क्या क्या गिवन है, एक्सपोर्ट्स गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जब आपने ये देख लिया ना, आपको ध्यान आ गया, अच्छा ये तो आपको इनकम मेथड का समान गिवन है, इनकम मेथड का समान गिवन है ना। तो अगर आप इनको यूज करोगे तो आप डोमेस्टिक इनकम तो निकाल पाओगे। मैंने आपको कहा था कि डोमेस्टिक इनकम NDP8FC क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। कौन कौन से कंपोनेंट्स, जो भी हमने 5 कंपोनेंट्स किए उसमें से हमें क्या गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, प्लस और हमें क्या गिवन है, रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। 4 कंपोनेंट्स गिवन है। क्या मिक्स्ड इनकम गिवन है हमें, देखो अच्छे से क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम है यहाँ पे, मिक्स्ड इनकम हमें नहीं दी हुई, तो जो चीजें गिवन है उनकी हम वैल्यू डालेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 3000, प्लस रेंट हमें गिवन है 800, इंटरेस्ट हमें गिवन है 900, प्लस प्रॉफिट हमें गिवन है 1300। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करो और देखो कितना आया। ये हमारे पास आ गया 6000, विच इज एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम आ गई। अब आप देखो कि डोमेस्टिक इनकम आपके पास गिवन है, नेशनल इनकम के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फिर निकालना पड़ेगा। और क्या आपके पास नेशनल इनकम गिवन है, या आप किसी तरीके से नेशनल इनकम निकाल सकते हो। तो अब आपके पास एनडीपी एट एफसी आ गया और आपने निकालना है जीडीपी एट एमपी। अब हम देखें निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी। ठीक है, इसमें हम करेंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है, माइनस कर देंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब वैल्यू पुट करो, आपके पास कितना आया था, एनडीपी एट एफसी 6000, प्लस कॉस्ट गिवन है 850, प्लस 50 माइनस 800। उसके बाद सच्ची ये तो हमने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट किया ना। डेप्रिसिएशन अगर डायरेक्टली ना गिवन हो तो मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस नेट कर देते हैं, तो ये कर दिया। लेकिन आपको एनडीपी एट एफसी गिवन है, एमपी पे जाना है, तो एफसी अगर हो एमपी पे जाना हो तो हम प्लस नहीं करते नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसमें वो भी ऐड करेंगे, प्लस 300 हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6400। तो ये आपके पास आ गया जीडीपी एट एमपी। कंफ्यूज नहीं होना, मेरे को पता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या चीज है। कुछ नहीं, आपसे क्या पूछा, जीडीपी एट एमपी, मैंने ये करके बताया कि क्या आपको ये आइटम चाहिए थे, इसमें से आपने देखा आप एक आइटम नहीं निकाल सकते तो आप इस वे से नहीं सॉल्व कर सकते। तो हमने देखा हमारे पास तो अच्छा इनकम की सारी, इनकम मेथड की सारी आइटम्स गिवन है। तो जो जो आइटम्स गिवन है हमने कहा कि हम उससे डोमेस्टिक इनकम तो निकाल पाएंगे एनडीपी एट एफसी। तो उन आइटम्स को हमने ऐड किया, हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ गया। अब हमने देखा अगर हमने एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है हम इजीली कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए,
डेप्रिसिएशन। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने वाली आइटम्स है, उससे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन होता है ना, लेकिन हम चेंज इन स्टॉक को भी तो ऐड करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास गिवन है, उससे हमने जीडीपी एट एमपी निकाल दिया। उसके बाद आपने निकालना है बी पार्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप कैसे निकालोगे? बस जीडीपी एट एमपी आ गया, ठीक है, और जीएनपी एट एफसी है, आपके पास एनआईटी भी है, आप यहाँ से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फाइंड कर लोगे। जीडीपी एट एमपी भी अभी कैलकुलेट हो गया, जीएनपी एट एफसी गिवन है, नेट ये निकालना है, एनआईटी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से आपका एनएफआईए आ गया। जब आप ये कैलकुलेट करोगे आपके पास एनएफआईए आएगा, कैलकुलेट करने के बाद तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या फॉर्मूला होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपके पास गिवन है 80, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपकी ऑलरेडी इस फॉर्मूला से आ जाएगी, ये वाले फॉर्मूला से। तो आपका वहां पे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आंसर आ जाएगा। और ये बी पार्ट का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आया। मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा, लेकिन क्या आएगा वो आप मेरे को बताओगे, सो दैट मेरे को पता लगे कि आपको ये टॉपिक या ये कंसेप्ट समझ में आ भी रहे हैं या नहीं। इसके साथ हमारा इनकम मेथड भी खत्म होता है। अब हम करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमारा वही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का थर्ड फेज जो होता है एक्सपेंडिचर फेज, जहाँ पे हम खर्चा करते हैं। तो ये मेथड क्या मेजर करता है? नेशनल इनकम को मेजर करता है। कैसे? इट इज अ सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट और फॉरनर्स। कि हमने वहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि सिर्फ हाउस होल्ड्स और फर्म्स ही होती हैं और कोई सेक्टर नहीं होता। लेकिन नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हम सारे के सारे सेक्टर देखते हैं। हम देखते हैं कि हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरनर्स, चारों के चारों सेक्टर क्या खर्चा कर रहे हैं। जो ये खर्चा कर रहे हैं ना हमारी इकोनॉमी में, उसको हम ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम थ्रू दिस मेथड। वेरी सिंपल। तो अब हम देखते हैं आगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर कितना होता है इनका इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। मतलब जैसे हमने वैल्यू एडेड में तीनों का ऐड किया, जीवीए और हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ गया ना, वैसे ही हम जब चारों सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा जीडीपी एट एमपी। तो इससे क्या समझ आया? वैल्यू एडेड मेथड में और एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास जीडीपी एट एमपी आता है, सिर्फ इनकम मेथड में हमारे पास एनडीपी एट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम आता है। बस इसका यही मतलब है। इस मेथड को हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आपसे पूछ सकते हैं कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम डिस्पोजल मेथड, और आप कहोगे कि हमने तो ये मेथड किया ही नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपेंडिचर मेथड का ही दूसरा नेम इनकम डिस्पोजल मेथड है। अब हम इसके देखेंगे कंपोनेंट्स क्या है फाइनल एक्सपेंडिचर के। पहला वही आ गया फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। तो इसमें क्या आता है? ये वो एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड्स या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जो हाउस होल्ड्स के लिए काम कर रही हैं। जैसे कि जो कंज्यूमर गुड्स बना रही हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होने चाहिए ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? एक तो हाउस होल्ड्स करते हैं, एक वो करती है इंस्टीट्यूट्स, मतलब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लेकिन वो हाउस होल्ड्स को सर्व कर रहे हैं, सब तरह के कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो खर्चा कर रहे हैं वो आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। उसके बाद आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बहुत इजी नेम से ही समझ आ रहा होगा, जो गवर्नमेंट करती है ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, जैसे कि डिफेंस में, लॉ में, एजुकेशन में, वो आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो अभी आपको ऊपर आया था ना, जो मैंने अभी करके दिखाया, आपको गिवन था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने कहा डेप्रिसिएशन हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली ना वो डिटेल में ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से अब वो समझाती हूँ कि क्या है वो।
इसका मतलब ये है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, कि हम इकोनॉमी में जो कैपिटल स्टॉक है, जो हमारी इकोनॉमी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, कितना बढ़ावा कर रहे हैं एक साल में, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो इसमें दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री। एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि परमानेंट होती है, एक इन्वेंट्री में हम करते हैं। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल में क्या आता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेसेस करते हैं, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जैसे कुछ रेजिडेंट्स के लिए हमने कॉलोनीज वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह बना दी, या कोई भी पब्लिक के बेनिफिट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो वो आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। इन्वेंट्री में आता है हमारा चेंज इन स्टॉक विच इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक मैंने बताया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बिजनेस एक्सपेंडिचर में क्या आया, जो बिजनेस करते हैं, जैसे कि कोई मशीनरी परचेज करने के लिए, कोई इक्विपमेंट परचेज करने के लिए। रेजिडेंशियल आ गया, जो न्यू हाउसेस हाउस होल्ड बनाते हैं उस पे जो खर्चा करते हैं, उस वो आ गया रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस पब्लिक में आ गया, जो पब्लिक के फायदे के लिए, जैसे फ्लाईओवर्स बना लिए, रोड्स बना दिए गवर्नमेंट ने, ब्रिजेस बना दिए, वो पब्लिक में हो गया। और चेंज इन स्टॉक मैंने अभी आपको बता दिया। तो इसके बाद एक आता है नेट एक्सपोर्ट्स, कि जो हमने फॉरेन में एक्सपोर्ट्स दिए। तो नेट एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब हुआ, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जरूरी तो नहीं हम सारा सामान बाहर भेज रहे हैं, हम वहां से कुछ रॉ मटेरियल की तरह मंगवा भी तो रहे होंगे ना। तो जो मंगवा रहे हैं वो इम्पोर्ट्स है, उसे हम लेस करेंगे तो नेट देखेंगे कि हमने कितना बेचा। तो एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट्स, ये याद रखना। ठीक है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर। तो ये चार चीजें आती हैं, वही मैंने बताई जो चार सेक्टर खर्चा करते हैं। पहला आ गया प्राइवेट फाइनल, ये हाउस होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट आ गया, फिर आ गया इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे यूजुअली बिजनेसेस या फर्म्स करती हैं। उसके बाद आपका आ गया नेट एक्सपोर्ट, जो हमारा फॉरेन सेक्टर पे डिपेंड करता है। तो चारों सेक्टर के खर्चे को ऐड अप कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखो, ये चारों को ऐड अप कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी से आपने नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी कैसे कैलकुलेट करनी है ये आप खुद कर लोगे। उसके बाद प्रिकॉशंस, इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस है। वही इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर इनकम को भी इंक्लूड नहीं करते इनकम मेथड में, और ट्रांसफर पेमेंट्स को भी इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, वो पेमेंट जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के साथ रिलेटेड नहीं है। सेकंड इंक्लूड करेंगे, लेकिन कमीशन या ब्रोकरेज है उसे इंक्लूड करेंगे। लॉजिक में दोबारा से नहीं एक्सप्लेन करूंगी, मैंने ऑलरेडी इसे ऊपर एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। जो फाइनेंशियल एसेट्स है, शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स, उनके परचेज, वहां पे इनकम मेथड में हमने एक बात की थी, जब सेल करने पे इनकम वगैरह आती है, परचेज कर रहे हैं तो वो भी नहीं इंक्लूड होगी। लेकिन कमीशन एंड ब्रोकरेज मैंने आपको बताया वो इंक्लूड करते ही करते हैं, क्योंकि इट्स अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। उसके बाद ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड, ये भी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आपने जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, एक इनकम मेथड से एक एक्सपेंडिचर मेथड से। इनकम मेथड से मैं नहीं करूंगी, ये आप खुद सॉल्व करोगे। मैं एक्सपेंडिचर मेथड से करवाऊंगी और आप देखोगे कि आपका इनकम मेथड से भी सेम आंसर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप देखोगे कि कहाँ पे आपने गलती की है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताओगे। तो अब हम एक्सपेंडिचर मेथड से देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने वही जो चार सेक्टर्स ने एक्सपेंडिचर किया उसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी, ये हमने अभी डिस्कस किया। कौन कौन से एक्सपेंडिचर, एक आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, और हमारा इसमें क्या आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस हमारे पास आता है यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो हमें प्राइवेट फाइनल भी गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल भी गिवन है। ये यूजुअली आपको ना डायरेक्टली गिवन होते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स कई बार डायरेक्टली गिवन नहीं होता, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट करके, बस इसमें आपको ऑलरेडी गिवन था।
तो आप अलग से नहीं लोगे। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कई बार आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे कि इस केस में आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। तो इसमें आपको ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करना मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2600 है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 1100 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, आपको गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप क्या करोगे? कैसे हम निकालते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? आपको गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल की आपको कंजम्पशन ऑलरेडी गिवन है, लेकिन आपको साथ में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। तो इसमें आप क्या करोगे? आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ऐड कर दोगे नेट में और आपके पास ये आ जाएगा। ये आपको फिक्स्ड कैपिटल की कंजम्पशन गिवन है ऑलरेडी 100 प्लस इसमें आपने कैपिटल फॉर्मेशन भी तो करनी है ना, कितनी की आपने फॉर्म, ग्रॉस चाहिए आपको, तो 500 आप ऐड कर दोगे प्लस नेट एक्सपोर्ट्स आपको गिवन है जो कि नेगेटिव फिगर है 100। तो ये आप कैलकुलेट करोगे और आपके पास आंसर आएगा 4200 करोड़। ये आंसर आ गया आपके पास। इसके बाद आपने क्या करना है? आपको जीएनपी एट एफसी पूछा गया, तो जीडीपी एट एमपी आ गया, तो जीएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। ठीक है। अब आपने यहां से यहाँ पे जाना है, ग्रॉस ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए ऐड कर देंगे, और मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे। तो ये देखो आपके पास गिवन है वैल्यूज। तो जीडीपी या टेम्पी कैलकुलेट करके आया 4200, ऐड करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50 गिवन है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आपका आएगा 250 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ गया 4200 -50 -250। ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 3900 करोड़। ठीक है, ये अब आपका आ गया जीएनपी एट एफसी जो उन्होंने पूछा था। इनकम मेथड से आप खुद निकालोगे और आपका आंसर 3900 करोड़ ही आना चाहिए। तो ये थे 3 मेथड्स जो हम यूज करते हैं नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए। अब हम 2 छोटे से टॉपिक और देखेंगे, इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। तो कई बार आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। तो क्या डिफरेंस है इनमें? पहले तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, करंट प्राइस से समझ गए होगे, करंट मतलब जो अभी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे। तो इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। कि जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उसकी क्या मनी वैल्यू है, मेजर्ड एट अ करंट ईयर प्राइस। जब हम करंट ईयर प्राइसेस लेंगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके करंट ईयर की जो इस साल रेट चल रहे हैं मार्केट में, उस रेट पे उस प्राइसेस पे। लेकिन एट कांस्टेंट प्राइस क्या हो गया? वही सेम, कि जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उनकी मनी वैल्यू क्या है एक साल में, लेकिन जो प्राइसेस हम लेंगे हम बेस ईयर का लेंगे। जो हम बेस ईयर मान लो रखेंगे आज से 5 साल या 10 साल पहले का बेस ईयर हमने जो सेट किया हुआ है, बेस ईयर के हिसाब से क्या वैल्यू है, वो हमारा होगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है, ये एक अच्छा टूल नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री को चेक करने के लिए, लेकिन जो कांस्टेंट प्राइस है यहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री चेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ना, हम करंट प्राइस पे ले रहे हैं, इस साल के प्राइसेस में ले रहे हैं। मान लो इस साल कुछ ऐसा हुआ हो जैसे वॉर लग गई या कोई फ्लड लाइक सिचुएशन, अर्थक्वेक कुछ ऐसा आ गया, तो प्राइसेस फ्लक्चुएट्स हुए होंगे, तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कंपैरिजन जो होता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बेस ईयर से ले रहे हैं तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का, लेकिन ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। उसके बाद कॉजेज ऑफ चेंज। तो जो करंट ईयर प्राइसेस है इसमें प्राइस का भी इफेक्ट आता आता है, क्वांटिटी का भी इफेक्ट आता आता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्वांटिटी का इफेक्ट आता है कांस्टेंट में, क्योंकि प्राइस तो हम बेस ईयर का ले रहे हैं ना, वो तो सेम रहेगा हर साल।
तो इसमें सिर्फ क्वांटिटी चेंज होने से चेंज होता है, प्राइस चेंज होने से चेंज नहीं होता, लेकिन करंट वाला प्राइस और क्वांटिटी दोनों के चेंज होने से होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस? इट्स P1 इंटू Q1। P1 भी होता है करंट ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी वन भी हो गया करंट ईयर क्वांटिटी। ठीक है, करंट। लेकिन कांस्टेंट पे P0 एंड Q1। Q1 मीन्स क्वांटिटी हम करंट लेते हैं, रीसेंट लेते हैं, लेकिन प्राइस हम लेते हैं बेस ईयर का। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव क्या नेम है इसका? जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है उसे हम कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम, लेकिन कांस्टेंट वाले को हम कहते हैं रियल, मतलब असली नेशनल इनकम। तो ये था इनमें डिफरेंस, अच्छे से देख लो, नोट कर लो, ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद आ गया नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी वही मैंने अभी आपको जो बताया, नॉमिनल और रियल, जो हम सेम ईयर के प्राइस पे यानी कि करंट ईयर के प्राइस पे लेते हैं वो होती है नॉमिनल, और जो हम बेस ईयर के प्राइस पे लेते हैं वो होती है हमारी रियल जीडीपी, कांस्टेंट जीडीपी। तो रियल जीडीपी कब नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा होगी? अगर हमारा बेस ईयर का प्राइस ज्यादा है करंट ईयर के प्राइस से। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के इक्वल तब होगी जब बेस ईयर का और करंट ईयर का प्राइस इक्वल है, और रियल जीडीपी कम होगी नॉमिनल जीडीपी से जब बेस ईयर का प्राइस करंट ईयर के प्राइस से भी कम है। तो अब आप मेरे को बताओ, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में से क्या बेटर है, क्या अच्छा है और क्यों? मतलब कि क्या नॉमिनल जीडीपी बेटर है, क्या रियल जीडीपी बेटर है? थोड़ा सोचो और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है और क्यों बेटर लग रहा है। तो अगर हम लॉजिकली समझे तो रियल जीडीपी बेटर है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइजेस एंड क्वांटिटी दोनों को लेते हैं, लेकिन रियल जीडीपी में सिर्फ हम क्वांटिटी देखते हैं। तो अगर हमने देखना है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कितनी इंक्रीज या डिक्रीज आई, तो वो हम रियल जीडीपी की हेल्प से ही देख पाएंगे। क्योंकि हो सकता है नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगी हो प्राइस के कारण, ना कि क्वांटिटी के कारण। लेकिन अगर रियल जीडीपी बढ़ी है, वो तो इसीलिए बढ़ी है ना क्योंकि हमने गुड्स एंड सर्विसेज अपनी इकोनॉमी में ज्यादा बनाए हैं। तो रियल जीडीपी से ही हमें पता लगेगा कि क्या हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज। तो रियल जीडीपी एक ज्यादा बेटर मेजर है। उसके बाद अगर हमने पीरियोडिक कंपैरिजन करना है, मतलब अगर मैंने देखना है कि पिछले 5 सालों में हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, या फिर कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई, तो उसके लिए भी मैं रियल जीडीपी ही यूज करूंगी। क्योंकि हो सकता है पहले साल प्राइसेस ज्यादा कम हुए हों, तो नॉमिनल जीडीपी का इफेक्ट प्राइस के कारण भी आ रहा है। तो पहले साल प्राइस कुछ और थे, दूसरे साल कुछ और थे, तीसरे साल कुछ और थे, इसी तरह इस साल कुछ और प्राइसेस हैं। तो नॉमिनल जीडीपी तो चेंज हो रही होगी, मे बी उसमें प्राइस का ज्यादा रोल हो लेकिन क्वांटिटी का कम रोल हो। लेकिन अगर हमने अच्छे से कंपैरिजन करना है कि जीडीपी कितनी बढ़ी, तो हम रियल जीडीपी को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि यही बताती है कि कितना आउटपुट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, क्योंकि रियल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय क्वांटिटी या आउटपुट ओनली। इसे बहुत अच्छे से इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए भी हम रियल जीडीपी को ही यूज करते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन होता है जब हम अपने कंट्री की यानी अपने देश की जीडीपी को दूसरे कंट्रीज की जीडीपी के साथ कंपेयर करते हैं, तब भी रियल जीडीपी ही ज्यादा यूजफुल साबित होती है। अगेन द रीजन इज सेम, क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं, जबकि नॉमिनल जीडीपी प्राइसेस से भी इम्पैक्ट होती है और क्वांटिटी से भी होती है। तो कंपैरिजन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, वेगनेस आ जाती है कि क्या प्राइसेस के कारण ये हुआ या फिर क्वांटिटी के कारण हुआ। लेकिन रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी की बात होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात होती है, तो यहाँ पे कंपैरिजन करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, कि हम ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है, उसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। एंड नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया? रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लो, और इसे एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में वो आपको ये वैल्यूज
प्रोवाइड कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करो। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वो है जीडीपी डिफ्लेटर का। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस जीडीपी डिफ्लेटर का या प्राइस इंडेक्स जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला में डिस्कस किया, ये प्राइस इंडेक्स होता क्या है। प्राइस इंडेक्स क्या करता है, इट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप द जीडीपी। कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि हम जीडीपी में क्या देखते हैं, हम जीडीपी में बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज की ही वैल्यू देखते हैं। तो हम इसमें एवरेज प्राइस लेते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने कंसीडर किए वाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी। मतलब कि मान लो मैंने अपने इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर किए, हम उनका एवरेज प्राइस लेते हैं, उनका करंट या बेस ईयर प्राइस नहीं लेंगे, एवरेज प्राइस लेंगे। द रीजन बीइंग, क्योंकि हमने कहा कि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस और फिजिकल आउटपुट दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब प्राइस के चेंज होने के कारण भी नॉमिनल जीडीपी चेंज हो सकता है क्वांटिटी सेम रहे, और क्वांटिटी के चेंज होने के कारण भी नॉमिनल जीडीपी चेंज हो सकती है, या दोनों के चेंज होने के कारण भी हो सकती है। तो नॉमिनल जीडीपी प्राइजेस और फिजिकल आउटपुट दोनों से इम्पैक्ट होती है। लेकिन रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी से ही इम्पैक्ट होती है, फिजिकल आउटपुट से ही इम्पैक्ट होती है। तो इसके कारण प्राइजेस में भी चेंजेस आ रही होंगी। हम तो इसीलिए हम प्राइस इंडेक्स यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर लेते हैं, ताकि हम प्राइस इफेक्ट चेंजेस को एलिमिनेट कर पाए और असल में देख पाए कि फिजिकल आउटपुट में क्या चेंजेस आई हैं। टू सी द रियल चेंज इन आउटपुट, हम एक बार उनके एवरेज प्राइजेस ले लेते हैं जो हमारा होता है प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट्स नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ये आ गया हमारे पास प्राइस इंडेक्स। और अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला तीनों के तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। आप एक फॉर्मूला भी याद कर लोगे ना तो बाकी के आप खुद बना लोगे। ये देखो, जैसे आपने मान लो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लर्न कर लिया, नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100। तो अगर आपसे रियल पूछा जाए तब भी आप कैलकुलेट करोगे कैसे, आप रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100 कर दोगे। और अगर नॉमिनल जीडीपी पूछा जाए तो आप करोगे प्राइस इंडेक्स इनटू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय 100। तो आप एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। उसके बाद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड नेशनल इनकम इज जीडीपी एंड वेलफेयर। तो वेलफेयर होता क्या है, वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल। वेलफेयर जनरली, जब वेलफेयर वर्ड आपके दिमाग में आता है ना तो आपके दिमाग में आता है लोगों की भलाई। तो वेलफेयर का मतलब यही होता है कि हम लोगों का वेलबींग इंश्योर कर पाए कि वो अच्छे से रह रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। तो फोकस हियर इज वेल बीइंग। तो जीडीपी को ना हम यूजुअली कंसीडर करते हैं एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। अगर हमने लोगों का वेलफेयर देखना है ना, हम जीडीपी क्यों कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं ना कि अगर जीडीपी बढ़ गई तो मतलब कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ में है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं साथ ही कि शायद लोगों का लाइफस्टाइल भी बढ़ रहा है, लोगों का वेलफेयर भी, उनकी भलाई भी ज्यादा हो रही है। मतलब ज्यादा जीडीपी होगी तो लोगों का वेलफेयर भी ज्यादा होगा, उनकी भलाई भी ज्यादा हो रही होगी। लेकिन ये चीज करेक्ट नहीं है। जो हम जीडीपी को वेलफेयर के साथ इक्वेट कर लेते हैं, ज्यादा जीडीपी ज्यादा वेलफेयर, कम जीडीपी कम वेलफेयर, कम लोगों की भलाई, जो हम ये आपस में लेके चलते हैं ना, ये सही बात नहीं है। क्यों, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। वो कौन से रीजंस हैं वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहला जो रीजन है कि ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। मान लो जीडीपी तो कंट्री की बढ़ गई, लेकिन जीडीपी बढ़ने का ये मतलब थोड़ी है कि जो गरीब लोग थे वो अमीर हो गए। हो सकता है जीडीपी इसीलिए बढ़ी हो कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो गए, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उन्होंने ज्यादा अर्न किया। तो ये भी तो हो सकता है ना कि अमीर ज्यादा अमीर हुए हो और गरीब या मिडिल क्लास की लाइफ में कुछ भी इंप्रूवमेंट ना आया हो। तो जीडीपी जो है हमें सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताता है, लेकिन गैप जो है या इनइक्वालिटीज है पुअर एंड रिच में, वो थोड़ी बताता है। तो इसी कारण हम जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर भी लोगों का बढ़ रहा है इसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनइक्वालिटीज नहीं हमें बताता। नेक्स्ट इज चेंज इन प्राइजेस। हो सकता है कि जो जीडीपी इंक्रीज हुई हो वो प्राइजेस बढ़ने के कारण हुई हो। मान लो
हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन होगी, चीजों के दाम बढ़ गए, दाम बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ी, ना कि हमारा फिजिकल आउटपुट, जो हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाई वो इंक्रीज हुई। मतलब कि जितनी हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए इस साल, वो नहीं इंक्रीज हुई क्वांटिटी, लेकिन महंगाई आने के कारण उनके दाम बढ़ गए, इसीलिए जीडीपी बढ़ी। तो ये अगर जीडीपी बढ़ी तो ये थोड़ी इंश्योर कर रही है कि लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि जीडीपी बढ़ी प्राइसेस के कारण, ना कि ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज के कारण। थर्ड इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। हम हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो सर्विसेज होती हैं हाउसवाइफ की या फिर गार्डनिंग की, इनको हम नहीं कंसीडर करते। तो ये सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक पर्सन की लाइफस्टाइल में, एक पर्सन की वेलफेयर में, लेकिन इनको तो हम जीडीपी में कंसीडर कर ही नहीं रहे, क्योंकि इनकी तो कोई मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं, बट इनका इम्पैक्ट तो है ना वेलफेयर पे। तो जीडीपी करेक्टली थोड़ी इंडिकेट कर रहा है कि वेलफेयर हो रही है लोगों की या नहीं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज होते हैं बेनिफिट्स या हार्म, मतलब कोई भी फायदा या कोई भी नुकसान जो हो रहा है लोगों को ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म और इंडिविजुअल, जिनके लिए ना तो उन्हें कोई पेनाल्टी पे करनी पड़ रही है, और अगर कोई फायदा हो रहा है ना उनको कोई उसके लिए सरकार पे करती है। मतलब कि मैं एक फर्म हूँ, मैं ज्यादा पोल्यूशन कर रही हूँ, तो मान लो मेरा जिस एरिया में फैक्ट्री है उसके आसपास के लोगों को उसके कारण कोई हेल्थ इशू हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने मेरे को कोई पेनाल्टी नहीं लगाई, लेकिन उनको जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है वो मेरी फैक्ट्री में से ही जो पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण हो रही है। तो ये सोसाइटी को हार्म हो रही है, उनका वेलफेयर क्या हो रहा है, डिक्री। या फिर मैंने कोई फायदे का, कोई बेनिफिट का काम किया, जैसे कोई मैंने पब्लिक पार्क बना दिया लोगों के लिए, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं, लेकिन मुझे पब्लिक उसके लिए पे नहीं कर रही, वो ओपन पार्क है, कोई भी वहां पे आ सकता है। तो इससे तो लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, लोग आएंगे, उनकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, अच्छी हवा मिलेगी, वॉक वगैरह करेंगे, आपस में मिलेंगे, उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी थोड़ी। तो ये तो मैं फायदा दे रही हूँ ना, बीइंग अ फर्म मैंने वो खुलवाया, ये तो मैंने सोसाइटी को फायदा किया, उनकी वेलफेयर इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसके लिए भी मुझे कोई पेमेंट थोड़ी मिल रही है। तो ये भी हम जीडीपी में कब कंसीडर करते हैं, ना तो कोई हार्म, ना तो वो पोल्यूशन जिसके कारण लोगों को नुकसान हो रहा है, ना तो उसकी कोई पेनाल्टी मैं पे कर रही हूँ, ना जो मैंने फायदा उनको दिया पार्क खोल के उसे उसके लिए मुझे कोई पेमेंट मिल रही है। तो ये जीडीपी का पार्ट तो नहीं बना, लेकिन ये लोगों के वेलफेयर पे तो इम्पैक्ट कर रहा है ना, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, इम्पैक्ट तो उसका पड़ रहा है ना। तो इसीलिए भी जीडीपी को हम एक प्रॉपर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कहते हैं जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ यही देखते हैं कि जीडीपी बढ़ी या कम हुई। हो सकता है जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन जो पॉपुलेशन है, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब जितनी संख्या लोगों की बढ़ी वो ज्यादा बढ़ गई, मतलब जीडीपी उस लेवल से इंक्रीज नहीं हुई जितने लेवल से लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होगी, मतलब जो पर हेड गुड एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है वो कम होगी। जो एक पर्सन को पहले गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल थे वो उनको थोड़ी कम क्वांटिटी में मिलेंगे इस हिसाब से। तो इसके ये पता लगा ना कि जीडीपी इंक्रीज एंड डिक्रीज से रेट ऑफ पॉपुलेशन का कुछ भी पता नहीं लग रहा, और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लोगों के वेलफेयर में। सो इन्हीं 5 रीजंस के कारण हम कहते हैं कि जीडीपी को हम एक प्रॉपर इंडिकेटर नहीं कंसीडर कर सकते लोगों के वेलफेयर के लिए, क्योंकि लोगों का जो वेलफेयर है वो और भी बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करता है जो अभी हमने डिस्कस किए, और जीडीपी इन सब चीजों को कंसीडर नहीं करता। अब एंड में मैंने एक दो क्वेश्चंस और ऐड किए हैं, ताकि हम एक बार थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर पाए मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो एक बार हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें एग्जाम में जाके बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए कोई भी प्रैक्टिकल सॉल्व करने में। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपसे क्या पूछा गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करो और ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करो। तो हमने कहा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर मेथड से हम क्या निकाल पाते हैं, जीडीपी एट एमपी। तो क्या हमें जीडीपी एट एमपी अवेलेबल है, देखो क्वेश्चन में,
जीडीपी एमपी तो नहीं अवेलेबल, लेकिन नेशनल इनकम गिवन है। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम को हम कहते हैं एनएनपी एट एफ सी। तो आपको एनएनपी एट एफ सी दिया हुआ है, और आपने जीडीपी एट एमपी क्या आप कैलकुलेट करोगे इससे? हम कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं कि क्या हमारे पास बाकी आइटम्स अवेलेबल हैं कैलकुलेट करने के लिए। एनएनपी एट एफ सी गिवन है, तो नेट गिवन है, ग्रॉस पे जाना है, तो क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है ये, मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया हुआ है सारा कुछ पिछली वीडियो में। नेशनल गिवन है और डोमेस्टिक पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? जब हमने नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। उसके बाद हमें फैक्टर कॉस्ट गिवन है और हमने मार्केट प्राइस पे जाना है, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कर देंगे ऐड। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास सारी आइटम्स गिवन है। एनएनपीएट एफसी 22,100 गिवन है। डेप्रिसिएशन देखो गिवन है, हाँ डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 500, तो डेप्रिसिएशन 500 को ऐड कर देंगे सब्ट्रैक्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, ये रही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये -150 है, तो ये ब्रैकेट में आएगा -150। और ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन में देखो क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यह है 23,450 आ गया जीडीपी एट एमपी। तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड से देखा था कि जीडीपी एट एमपी कितना होता है, गिवन है ये रे 4 पॉइंट पे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700। तो ये तो सारा कुछ गिवन है, हम आराम से जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप इसे कैलकुलेट करो, 22,100 प्लस 500 प्लस 150, बिकॉज दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव, प्लस 700। तो इसे कैलकुलेट करो और देखो कि जीडीपी एट एमपी कितना आया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, हमने क्या कहा था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमने किया था ना, एड नेट एक्सपोर्ट्स। तो देखो क्या आपके पास आइटम्स अवेलेबल है, इसे हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास गिवन नहीं है। क्या ये तीनों आइटम्स आपके पास अवेलेबल हैं? जीडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया, तो 23,450 इज इक्वल्स टू क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपके पास क्वेश्चन में, ये रहा थर्ड पॉइंट में, ये है हमारे पास 7,200। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये रहा 6,100, प्लस इसे हम एक्स कंसीडर करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, क्योंकि इसे हमने कैलकुलेट करना है। क्या आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स हैं? वो भी है 3,400, ऐड करोगे 3,400। कई बार हो सकता है नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिए, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अलग से दिए हैं, तो वहां से आप नेट एक्सपोर्ट्स निकाल सकते हो। कैसे? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स कर दोगे तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो हम डायरेक्टली ले लेंगे। तो इससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 23,450 सब्ट्रैक्ट 7,200 माइनस 6,100 माइनस 3,400। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। तो कैलकुलेट करके देखो कितना आया, तो ये हमारे पास आया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 6,750 करोड़। ये करोड़ में फिगर दिया है ना, ध्यान रखना, वहां पे यूनिट अच्छे से लगा के आना, सिर्फ ₹6,750 मत लिखना, साथ में करोड़ लिख के आना, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से आपके मार्क्स वहां पे कट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने आपसे पूछा है वो पूछा है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट ना थोड़ा स्किप हो गया, ये इनकम मेथड में आता है। जो इनकम मेथड हमने किया ना उसमें आता है। उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स तो बता दिए थे सारे कि कौन कौन से हम लेते हैं। तो उसमें जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब कि जो हमें प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, जो मैंने आपको बताई थी, रेंट या फिर रॉयल्टी या फिर इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है अपनी प्रॉपर्टी से, और जो एंटरप्रेन्योर को हम पे कर रहे हैं, एंटरप्राइज को या एंटरप्रेन्योर को हम पे कर रहे हैं प्रॉफिट, इनको जब हम ऐड करेंगे ना तो ये बनेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, वहां पे मैंने आपको कंपोनेंट्स कौन कौन से कराए थे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, ये 5 कंपोनेंट्स किए थे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड करके आपका ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। तो ये कंसेप्ट वहां पे थोड़ा स्किप हो गया था, इसे आप वहां पे इनकम मेथड के साथ ही नोट कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क करके,
क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस आपको जनरली एग्जाम्स में कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेते हैं, तो वहां पे साथ में ही नोट कर लो, अदरवाइज स्किप हो जाएगा ये एग्जाम टाइम। तो हमने देखा था कि इनकम मेथड में हम एनडीपी एट एफसी निकाल पाते हैं। एनडीपी एट एफसी, तो हमारे पास क्या गिवन है, एनएनपी एट एफसी गिवन है, नेशनल इनकम, और एनडीपी एट एफसी पे हमने जाना है। तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेस कर देंगे, क्योंकि नेट और नेट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और बाकी फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट है, तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना। तो सिंपली नेशनल इनकम 22,100 में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज -150, इसे आप करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 22,250 रुपीज 20। ये आपके पास आ गया एनडीपी एट एफ सी। अब इससे आप इजीली निकाल पाओगे ऑपरेटिंग सरप्लस। कैसे निकालोगे, एनडीपी एट एफ सी क्या करते हैं, मैंने भी आपको बताया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है, प्लस मैंने क्या कहा था, रेंट आता है, रेंट एंड रॉयल्टी आता है, इंटरेस्ट आता है और प्रॉफिट आता है, और इन तीनों को मिला के बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो उन्होंने आपसे ऑपरेटिंग सरप्लस ही पूछा, तो आप सिंपल ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर दोगे, प्लस और क्या आता है, हमने कहा मिक्स इनकम आता है, हमने 5 कंपोनेंट्स किए थे ना, मिक्स इनकम आता है। तो अब देखो आपके पास ये आइटम्स गिवन है, एनडीपी एंड एफसी 22,250 अभी कैलकुलेट किया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये रहा, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज आर पार्ट ऑफ कंपनसेशन, तो ये हमारे पास है 12,000, इसे आप लिखोगे 12,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमने कैलकुलेट करना है, मिक्स्ड इनकम गिवन है हमें, ये रही मिक्स्ड इनकम 4,800, तो इसे आप कैलकुलेट करो और बताओ कितना आंसर आया, 22,250 माइनस 12,000 माइनस 4,800 इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपके पास आया ₹5,450 करोड़। तो ये आपके पास आया ऑपरेटिंग सरप्लस, बहुत इजी है, जस्ट ये थोड़ा सा ना वहां पे स्किप हो गया आपको बताने वाला, तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस का पॉइंट एक बार अच्छे से देख लो और नोट कर लो। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आपने देखा ना, इसमें कंसेप्ट्स बस आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आने चाहिए। तो अगर आपने सारी की सारी वीडियोस, चारों के चारों पार्ट्स अच्छे से देखे हैं ना, तो नेशनल इनकम के सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एग्जाम्स में आपको इस टॉपिक की तो पर्टिकुलरली कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल है इसके प्रैक्टिकल सॉल्व करना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चंस। और जो ये क्वेश्चन 5th है, ये क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। इसमें आपने सिंपल नेट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करनी है एट फैक्टर कॉस्ट बाय संभव, एक फार्मर है, उसकी नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, आपको सेल परचेज सारी बताई हुई है। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसमें सिंपल आप वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करोगे नेट वैल्यू एडेड। ये मैंने अच्छे से आपको टॉपिक इस वीडियो में करवाया था, और इसका एक क्वेश्चन भी करवाया था, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप कैलकुलेट करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका क्या आंसर आया। फिर हम देखते हैं कि किस किस को ये कंसेप्ट, ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ, चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप अपनी कॉमर्स की जर्नी को ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग बना पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।